गुटखा इज अ वेरी ह्यूज कल्प्रिट फॉर ओरल कैंसर। मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों का मुंह इवन हाफ सेंटीमीटर भी नहीं खुल पाता। एक दिन में 25, 30, 40 ऐसे पैकेट्स खाते हैं, और व्हेन यू लूज दैट देयर इज नोबडी विद यू टू शेयर दैट। मैं तो ये चाहता हूँ कि डेंटिस्ट जो है उनकी भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए टर्शियरी सेंटर में जो पेरिफेरी में है। सो वेलकम टू टॉक इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओरल कैंसर पे। उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैदब खान सर, एक लीडिंग ऑन्कोसर्जन एंड ENT सर्जन ऑफ रांची। वेलकम सर। तो सर आखिर ये ओरल कैंसर होता क्या है? जैसे दूसरे शरीर के हिस्सों में कैंसर होता है, उसी तरह से जो ओरल कैविटी के जो कैंसर है, जैसे टंग हुआ, अल्वियोलस हुआ, बक्कल म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ माउथ, पैलेट्स, तो ये सारे कैंसर ओरल कैंसर के जाते हैं। तो सर जैसे ओरल कैंसर से आपने बोला माउथ का हो गया, टंग का हो गया, पैलेट का हो गया, तो ये सबसे कॉमन मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं इस कैंसर के? व्हाट आर द कॉमन रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड? बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम आजकल देख रहे हैं वो टोबैको रिलेटेड है। जैसे टोबैको आप कई फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे जो बोलचाल की भाषा में खैनी जो खाते हैं टोबैको स्वीट, या फिर आप गुटखा that has got a very high the portion, the concoction it makes, टोबैको एंड उसके साथ जो बहुत सारी स्पाइसेस होते हैं, और उसके साथ सुपारी होती है जिसमें कि जो अरिका नट बोलते हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। सिर्फ टोबैको के अंदर 30 कार्सिनोजेन होते हैं जो कि आपको कैंसर आगे चल के कैंसर हो सकता है। और आप तो सर्जरी में पढ़ते ही होंगे 5S जो कि प्रिडिस्पोज करते हैं आप ओरल कैंसर के लिए, उसमें है सेप्सिस, स्पिरिट, स्मोकिंग, शार्प टूथ, ये सारे, तो इनसे आपको कैंसर होने का खतरा होता है। तो सर बोल सकते हैं इसका एक मेजर डिस्पोजिंग फैक्टर टोबैको ही है, मतलब टोबैको बहुत बड़ा ये रिस्क फैक्टर है, आपको प्रिडिस्पोज करता है। गुटखा जैसे, गुटखा इज अ वेरी ह्यूज कल्प्रिट फॉर ओरल कैंसर। और आप देखते होंगे कि गुटखा जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब उनको लत सी हो जाती है, और वो एक दिन में 25, 30, 40 ऐसे पैकेट्स खाते हैं, और वो सीधा उसको फाड़ के और सीधा मुंह में डाल देते हैं, एकदम से सारे डस्ट एंड ऑल द स्पाइसेस होते हैं। तो वो जो उसका जो पूरा का पूरा एक बनता है अंदर में एक ओरल कैविटी में, तो वो पहले सब म्यूकस फाइब्रोसिस, आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट्स वो हमेशा कंप्लेन करते हुए आएंगे कि मुंह खोलने में तकलीफ होती है। तो वो मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों का मुंह इवन हाफ सेंटीमीटर भी नहीं खुल पाता, कई बार तो एकदम से नहीं खुल पाता है, और वो उससे जो स्ट्रॉ से वो अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कैंसर डेवलप करने का बहुत ज़्यादा चांसेस। टोबैको और गुटखे से पेशेंट एकदम मेम हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को ये समझना कि जब तक आप हेल्दी हैं, गॉड ने जो आपको प्रोवाइड किया, आप उसकी अहमियत को, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। बट व्हेन यू लूज दैट देयर इज नोबडी विद यू टू शेयर दैट, यू आर गोइंग टू सफ़र। और आज का ज़माना जो है आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं खड़े हो पाते। जो पहले का हमारा सिस्टम होता था, जो जॉइंट फैमिली होती थी, सपोर्ट सिस्टम था, दैट इज लैकिंग समवेयर। आज उसकी थोड़ी कमी तो ज़रूर हो गई है, क्योंकि उपभोक्तावाद का ज़माना है, कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, सबको बहुत पैसे कमाने, तो आपके साथ कोई नहीं होगा। तो ये आपको समझना है, जितनी जल्दी ये समझ में आए कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका अगर शरीर ठीक है तो आप खुश हैं, और नहीं तो बहुत तकलीफ। अपार्ट फ्रॉम टोबैको ड्रिंक, मतलब जैसे एक चीज़ है कि टोबैको आपका मेजर कॉज है,
जी जी। तो कोई इंसान जिसने जिंदगी में कभी टोबैको यूज नहीं किया है, उसके से क्या चांस है कि उसको भी नहीं, ओरल कैंसर सिर्फ टोबैको ही नहीं, मैंने बताया 5 Yes, sir. एसेस। तो इसमें शार्प टूथ इज नदर वेरी ह्यूज फैक्टर। एंड मुझे तो ये लगता है कि हमारी अगर सोसाइटी थोड़ी अंडर प्रिविलेज्ड है, जो नीचे के तबके से लोग आते हैं, और उसमें उनको न नुकीले दांत, जो कि पहले बचपन में या फिर कभी कई लोगों को डेंटल केरीज हो जाता है, उसके बाद से डिकेइंग ऑफ द टूथ होता है, तो उसमें कई बार शार्प स्पिक्यूल टूथ हो जाते हैं। तो उनसे जो रब करके टंग पे खास करके वो रब करता है तो एक अल्सर होता है, दैट फर्स्ट इट कॉजेज ट्रॉमेटिक अल्सर, एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट तो अल्टीमेटली वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होता है, पहले मेटाप्लासिया एंड देन डिस्प्लासिया एंड अल्टीमेटली फ्रैंक सीएम। तो ऐसा देखा गया है कि जो these are innocent cancers where the patient is not responsible for that, basically he has not taken anything, any substance abuse का भी कुछ नहीं है, ना ही टोबैको लेता है, वो बेचारा इग्नोरेंस से वो मरीज कैंसर हो जाता है उसको। तो उसमें वो ऐसे कैंसर हमेशा ये देखेंगे कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो सर ऐसे क्या साइन या सिम्टम्स है जो एक पेशेंट अपने में, एक इंसान अपने में देखेगा, उसके बाद उसको लग सकता है कि अच्छा देयर इज अ चांस कि मेरे को ओरल कैंसर हो सकता है, तो क्या क्या है जिसके बाद वो ओरल कैंसर होने के लिए तो पहले तो जरूरी नहीं है कि, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि कुछ तो पेशेंट को टोबैको या स्मोकिंग या अल्कोहल ऐसे कुछ रिलेटेड होते हैं, या जैसे कि बहुत दिनों से गुटखा तंबाकू खा रहा होता है, वैसे पेशेंट को ज़्यादा होशियार रहना होता है। और मुंह में कई बार ल्यूकोप्लेकिया एक कंडीशन होता है जिसमें जो प्रिडिस्पोज करता है ओरल कैंसर्स को, तो वैसा आप देख सकते हैं। और कई तरह के ल्यूकोप्लेकिया होते हैं, उसमें स्पिकल ल्यूकोप्लेकिया या इथ्रोल्यूकोप्लेकिया, मिलेनोप्लेकिया, ऐसे कंडीशंस में वो कैंसर में कन्वर्जन का चांसेस होता है। तो अगर पेशेंट को कोई ऐसा स्पॉट दिखता है ओरल कैविटी में, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या कोई ऐसा अल्सर जो पेन ना कर रहा हो, इनिशियली तो ट्रॉमेटिक अल्सर पेनफुल होता है, बट बाद में वो पेन खत्म हो जाता है। तो वैसे पेशेंट कई बार आते हैं, कहते हैं कि नहीं यहाँ तो एक घाव है लेकिन वो कुछ दर्द वर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वहाँ आपको होशियार रहना है। और इसमें पेशेंट से भी बड़ा रोल वैसे डॉक्टर्स का है जो पेरिफेरी में होते हैं, और डेंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन करके हमारे लोगों तक भेज पाए, सो दैट कि उनका अर्लीस्ट ट्रीटमेंट हो सके। तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट होता है आउटकम उतना ही अच्छा होता है। तो सर इस वजह से हम लोग ये कर सकते हैं अगर रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं तब चांसेस है कि ये चीज़ें ज़्यादा हमें पता चल ऑफ सकती कोर्स डेंटल चेकअप होना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि डेंटिस्ट जो है उनकी भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए टर्शियरी सेंटर में जो पेरिफेरी में है, और डेंटिस्ट और ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर्स या फिर डॉक्टर्स जो पेरिफेरी में है, वहाँ पे हम अगर आउटरीच प्रोग्राम रखते हैं, जैसे महीने में एक बार जाके उनके साथ बैठ के पेशेंट देखना, कैंप्स लगाना, वहाँ स्क्रीनिंग अगर हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम फिल्टर करके ला सकते हैं अर्लियर स्टेजेस में, और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल जिंदगी जो यूथ की है उसको हम बचा सकते हैं। सर जैसे किसी में साइन सिम्टम दिख रहा है, हम लोग को पता चल गया कि चांसेस है कि इसको भी ओरल कैंसर होगा, तो आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मतलब ऐसा डॉक्टर आप नेक्स्ट क्या करोगे अगर आप मैं तो एक ऑर्थोसर्जन हूँ, तो सर्जरी ही जो फर्स्ट स्टेप है ओरल कैंसर के लिए, वो सर्जरी ही है। तो इसमें हम जैसे अपफ्रंट सर्जरी करते हैं, और अगर डिजीज छोटी है स्टेज 1-2 की डिजीज, इवन 3 की भी, तो हम अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑप 5 to 8 वीक्स के अंदर हमें रेडियोथेरेपी देनी होती है। वो उसके लिए हमें देखना होता है हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बाद कि इसको पेशेंट को क्या लगेगा। रेडियोथेरेपी अगर 6 mm से 8 mm के आसपास या उससे ज़्यादा की बीमारी, थिकनेस उसका होता है, तो हम रेडियोथेरेपी के लिए जाते हैं।
लेकिन अपफ्रंट सर्जरी माना जाता है। बेस्ट Modality, yeah, that is बेस्ट ट्रीटमेंट लोग modality, सर्जरी yeah. मान के सर अगर किसी को मान लीजिए कैंसर, हम लोग सब मतलब मूवी और तो सब जाते हैं तो उसमें जैसे ही मूवी स्टार्ट होता है उससे पहले एक एग्जांपल आता है मुकेश का कि मुकेश ने इतना तंबाकू खाया उसको इतना कैंसर वगैरह हो गया ये सब। तो सर जैसे हम लोग देखें कि एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा डिस्ट्रप्टिव टाइप हो जाता है, इंसान का चेहरा पूरा खराब हो गया, ये हो गया। वो मुकेश का जो आप बता रहे हैं वो TMHE का पेशेंट था और वहीं पे उसकी सर्जरी भी हुई थी। तो एक्चुअली जो जो वैल्यूबल यूथ आवर्स का लॉस है, जो वर्क फोर्स का लॉस है, उसी को डिपिक्ट करता है। और चूंकि कैंसर सर्जरी अगर बहुत एडवांस स्टेज में बहुत म्यूटिलेटिंग सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट का ये अपीयरेंस होना चाहिए, ये रिकंस्ट्रक्शन वालों का ये पार्ट होता है जो कैंसर सर्जरी में जो हम भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। फ्लैप्स लगता है, रीजनल फ्लैप्स लगता है, पेडिकल फ्लैप कई बार, और कई बार फ्री फ्लैप्स भी लगता है। तो वो प्लास्टिक सर्जन बहुत बार करते हैं। तो वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक बात और फंक्शनैलिटी भी रेस्टोर हो सके उसकी कोशिश की जाती है। ज़्यादा ज़रूरी फंक्शनैलिटी है सो दैट कि अगर टंग का कैंसर होता है तो टंग का बहुत बड़ा फंक्शन स्पीच नहीं होता है, मोस्टली स्वेलोइंग होता है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि पेशेंट स्वेलोइंग तो सही से कर पाएगा। तो उसके लिए हमें जो उसका बल्क ये करना होता है तो उसके लिए या तो फ्री फ्लैप लगाते हैं या फिर टंग को रोटेट करके हम उस बल्क का क्रिएशन मतलब पहले लोग फोकस करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ दैट थिंग, उसके बाद हम लोग थोड़ा देन अपीयरेंस पे होता है। या बट वो भी बहुत ज़रूरी है अपीयरेंस भी, क्योंकि जो एक इंसान होता है वो एक सोशल ये है, तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। सर ये तो हो गया ओरल कैंसर के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पर्सनल टाइप क्वेश्चन, आपका तो बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर तो जिंदगी भर पढ़ना ही है, काम ही करना है, अपना कुछ लाइफ ही नहीं है, तो इस पर आप क्या बोलोगे? वर्क लाइफ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिंदगी बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से जी सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन होके हर चीज़ कर सकते हैं, आप जिंदगी में मज़े भी ले सकते हैं। आपको बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि सर्जरी करना ही बहुत अच्छा लगता है। आप साल में 2 छुट्टियाँ लें और बाकी टाइम पे 2 छुट्टी 15-15 दिन की लेके तो आप पूरी तरह से रिजुविनेट हो सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं और काम भी करें, अच्छे से कर सकते हैं आप काम। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ तो सामान की कोई कमी नहीं है। कहीं भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में हैं, कहीं भी हैं, तो आप अपने फोकस देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन होने से बहुत अच्छा है कि आप एक ही काम बहुत अच्छे से करें और उसको बहुत, कोई भी ब्रांच को मेडिकल साइंस में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा। इसलिए ये सोचना कि मैं इसी ब्रांच में करूंगा, इसी में जिसमें आपको जो पसंद है वो अगर आपको मिलता है तो परसू करें और आप बहुत वो आगे जा सकते हैं, बहुत ही ऊंचाई छू सकते हैं। सो थैंक यू सर आपके टाइम के लिए।